हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, हमने एक चैप्टर शुरू किया था, दैट इज़ निराला भाई। निराला भाई में हमने शुरू में पढ़ा कि भाई कौन है ये, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन था। तो महादेवी वर्मा जी ने कुछ लाइनों के साथ उन्हें संबोधित किया, उनके बारे में कुछ लिखा और फिर कहानी शुरू हुई बजट से। सबसे पहले उनका 300 रुपये का बजट था, जिसे इन्होंने पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर दिया, क्योंकि अगले 4 दिन में ही जो बजट था वो ख़त्म कर दिया लोगों की मदद कर करके, है ना। पहले वो कहानी बताई, फिर दूसरी कहानी ये बताई कि हॉस्पिटैलिटी कैसे करते हैं, मेहमान नवाजी कैसे करते हैं, है ना। किस प्रकार से वो घी मांग कर ला रहे थे, किस प्रकार से वो धोती वगैरह बिछा कर मेहमान नवाजी कर रहे थे, है ना। तत्पर थे उस चीज़ के लिए, भले घर के हालात ख़राब थे। तीसरी चीज़ इन्होंने ये भी बताई कि जो श्री सुमित्रा नंदन जी थे, उनकी जो डेथ वाली फेक न्यूज़ थी, उसके लिए किस तरीके से काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए थे। अब चौथी न्यूज़ यहाँ पे शुरू हुई है, मतलब बेसिकली चौथा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे शुरू हुआ है, जिसमें ये बता रही हैं कि हवन वगैरह करके जब वो गेरू रंग का वस्त्र पहनकर निकले तो वो शिखर के समान प्रतीत हो रहे थे, है ना। तो अब आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या हुआ। ठीक है। अंगोछे के अभाव और वस्त्रों में रंग की अधिकता के कारण उनके मुंह, हाथ आदि ही नहीं, विशाल शरीर भी गैरिक हो गया था। ठीक है, मानो सुनहली धूप में धुला गेरू के पर्वत का कोई शिखर हो। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। आगे बढ़ते हैं। अब बोले अब ठीक है। जहाँ पहुँचे किसी नीम पीपल के नीचे बैठ गए। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि भाई अब ठीक है। अब नीम पीपल के नीचे बैठ गए और उसके बाद 2 रोटियां मंगा कर उन्होंने खा ली और फिर अपना गीत लिखने लगे। ठीक है, मतलब आप लोग ये सोचो यार कि जो बेसिकली देखो, हमें कोई गाना पसंद है तो हम उस गाने के लिए या तो उस एक्टर को हम लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उस एक्टर को मानते, जबकि उस एक्टर ने कुछ नहीं किया है, मुंह चलाया और कुछ डांस किया है। ठीक है, डांस भी नहीं होता है मैक्सिमम गानों में। तो अब जैसे कोई एक गाना बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ है, जैसे 2 पल रुका ख्वाबों का कारवां, है ना। अब इस गाने में क्या हुआ, हमने सिंगर की तारीफ़ की, हमने तारीफ़ की शाहरुख खान की, कि भाई उसमें उन्होंने किस तरीके से उस वीडियो सॉन्ग में रोल प्ले किया है। कुछ नहीं है, डांस वांस तो है नहीं इस गाने पे, कुछ भी वॉक किया है, बस उन्होंने वॉक किया है, कुछ सीन्स हैं, है ना। इसके अलावा क्या, इसके अलावा हमने तारीफ़ की सोनू निगम जी की, जिन्होंने ये गाना गाया है। हाँ यार, बहुत अच्छा सुर है। लेकिन हम उन्हें भूल गए जिन्होंने इस गीत को लिखा है। हमने गाना गाया जादू तेरी नज़र, है ना। हमने इसमें किरण की तारीफ़ की, हमने शाहरुख खान की तारीफ़ की, हमने इसमें उदित नारायण जी की भी तारीफ़ की, जिन्होंने इतना अच्छा गाया इसको। लेकिन हम भूल गए आनंद बख्शी जी को, जिन्होंने इस गाने को लिखा है ना। तो अब ये सोचिए कि यार इन लोग कितने ज़्यादा अनसंग हैं, जबकि मेन रोल इन्हीं का ही है। इनका मेन रोल है, इनके बाद सबसे ज़्यादा रोल आता है सिंगर का और सबसे लास्ट आता है एक्टर का मेरे हिसाब से। हाँ, कुछ गानों में मैं मानता हूँ कि एक्टर जान डाल देते हैं, लेकिन भाई अगर गाना ढंग का नहीं है तो कितना भी अच्छा डांस कर लो तुम, नहीं चलेगा। और गाना अच्छा कौन लिखेगा, सिंगर या राइटर? ऑब्वियसली राइटर। और अगर गाना बहुत अच्छा लिखा है तो सिंगर कोई भी हो, गाना बढ़िया ही लगेगा सुनने में, है ना। तो जो भी है, खैर, तो आप लोग सोचो कितना ज़्यादा इन्हें नीचे रहना पड़ता था। जैसे आपने आनंद मूवी अगर देखी होगी तो उस मूवी के शुरू में एक सीन है, जिन 5 मिनट में वो बोलते थे कि भाई कॉपियाँ छपवाने में हमारी एक साइकिल थी, वो भी बिक गई। मूवी कब की है? 1971 की। ये कहानी जो हम पढ़ रहे हैं ये कब की है? ये भी उसी आसपास की ही है, 1960 या फिर सॉरी, ये कहानी लगभग 1987 में इनका डेथ हुई, तो 1960 की होगी, है ना। तो मतलब लगभग उसी पीरियड को डिफाइन कर रहा है। तो सोचो लेखकों के हालात क्या थे, बेचारे कॉपियाँ छपवाने के लिए अपनी साइकिल्स बेच देते थे समझ रहे हो। तो इस चीज़ को खैर अब क्या कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते, है ना। इस सर्वथा नवीन परिच्छेद का उपसंहार कहा और कैसे होगा, यह सोचते सोचते मैंने उत्तर दिया। ठीक है, मतलब अब बेसिकली जो ये नया जीवन हमारा शुरू हुआ है, इसका जो व्यापन होगा, इसका जो गुजारा होगा वो कैसे होगा, यह सोचते सोचते उन्होंने उत्तर दिया कि आपके संन्यास से मुझे इतना ही लाभ हुआ है कि साबुन के कुछ पैसे बचेंगे, क्योंकि गेरुए वस्त्र मैले तो नहीं होंगे। ठीक है, मैंने बोला ना गेरुआ रंग मतलब कौन सा, वो अर्दन फ्लावर पॉट का रंग। ठीक है, मतलब जो लाल लाल होता है, गमले का रंग जो होता है, लाल भी नहीं होता, ऑरेंज भी नहीं होता, वो अजीब ही कलर होता है ना, लाल ऑरेंज के बीच में कहीं पे आता है। तो वो कलर गंदा भी नहीं होगा, तो साबुन के कुछ पैसे बचेंगे। पर हानि यह है, ठीक है। और अच्छा, इससे क्या मतलब, इससे मतलब ये कि बेसिकली उन्हें कहीं जाना वाना है नहीं, तो बेसिकली वो इसी रंग के वस्त्र पहनेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। पर नुकसान क्या है? नुकसान यह है कि भैया कहाँ कहाँ छप्पर डलवाना पड़े पता नहीं, क्योंकि धूप और वर्षा से पूर्णतया रक्षा करने वाले नीम और पीपल कम ही है। ठीक है, मतलब बेसिकली नीम पीपल के जो पेड़ होते हैं वो बेसिकली कैसा, बारिश और धूप में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देंगे। बारिश को थोड़ा बहुत रोक लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे, धूप आए तो उसको पूरी तरीके से ही कंट्रोल कर लेंगे, बट वो पेड़ तो कम है, तो हमें छप्पर डलवाने पड़ेंगे, तो यह हानि है। तो मन में एक प्रश्न बार बार उठता है
क्या इस देश की सरस्वती अपने वैरागी पुत्र की परंपरा अक्षुण्ण रखना चाहती हैं? और क्या इस पथ पर पहले पग रखने की शक्ति उसने निराला जी में ही पाई थी? ठीक है, मतलब बेसिकली यह जो कठिन मार्ग है, इस मार्ग पर चलने के लिए क्या सरस्वती जी ने निराला जी को ही चुना है? ठीक है, निराला जी अपने शरीर, जीवन और साहित्य सभी में असाधारण है। मतलब वो अपने शरीर की बात कर लो, उनके जीवन की बात कर लो, उनके साहित्य की बात कर लो, सब में वो रेयर हैं, असाधारण है, सिंपल नहीं है, ठीक है, नॉर्मल नहीं है। तो बिल्कुल हमें, मेरे हिसाब से भाई देखो, जितना असाधारण आप रहो ना उतना अच्छा है, क्योंकि असाधारण रहने में मज़ा बहुत आता है, कुछ भी कहो, है ना। मतलब बेसिकली जैसे कोई बंदा है क्लास में जो अलग ही सोचता है, पूरी क्लास अलग सोचती है और वो बंदा अकेला कुछ अलग सोचता है, भले वो गलत सोचता हो या सही सोचता हो, जो भी है, लेकिन जैसे सब बंदे अलग तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, वो एक बंदा अलग तरीके से पढ़ाई कर रहा है, तो फोकस में आएगा वो बंदा। तो वैसे ही ये जो थे वो असाधारण जीवन व्यापन करते थे अपने हर एक चीज़ में, इसलिए अलग थे। उनमें विरोधी तत्वों की भी सामंजस्यपूर्ण संधि है। ठीक है, मतलब जो विरोधी तत्व हैं, जो कि मतलब आप बोल सकते हो कि भाई ऐसे लोग जो कि समाज के लिए सही नहीं करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी कैसा, उनके लिए भी एक मतलब बेसिकली आप कह सकते हो कि जैसे उनके लिए भी एक हारमोनी टाइप इन्होंने मौका दिया हुआ है उस अपनी लेखों में। ठीक है, उनका विशाल डील डॉल, ठीक है, डील डॉल देखने वालों के हृदय में तो आतंक उत्पन्न कर देता है, उसे उनके मुख की सरल आत्मीयता दूर करती चलती है। ठीक है, मतलब जो डील डॉल, मतलब जैसे बेसिकली कुछ लोग होते हैं जो शरीर से काफ़ी ज़्यादा बलवान होते हैं, तो वो कैसा मतलब बेसिकली कहीं ना कहीं उन्हें उस चीज़ का घमंड हो जाता है और वो अपना शक्ति प्रदर्शन करते चलते हैं। लेकिन जो ये लेखक थे निराला जी, उनकी मुख की सरल आत्मीयता, उनकी मुख की जो सरल आत्मीयता थी वो उनको दूर करते चलती थी। ठीक है, किसको? वो जो दिल में आतंक पैदा होता है। ठीक है, मतलब बेसिकली अब जैसे कोई भी हो, जैसे व्यक्ति कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल है तो हमेशा फील करेगा यार मैं तो पावरफुल हूँ, है ना, मैं तो हमेशा कमज़ोरों को सताऊंगा, ऐसा वैसा, है ना। लेकिन इनका जो सरल मुख से जो ये भी लिख दिया करते थे, वो उनके दिल से वो सब दूर करता था, बेसिकली फ़िल्टर कर देता था। सत्य का मार्ग सरल है? बिल्कुल नहीं, मैं तो नहीं मानता देखो कि सत्य का मार्ग सरल है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है तर्क और संदेह की चक्करदार राह से उस तक पहुँचा नहीं जा सकता। ठीक है, अगर आप शक करोगे, अगर आप हर बात पे सवाल पूछोगे, तब आप उस राह पर नहीं पहुँच सकोगे। ठीक है, इसी से जीवन के सत्य दृष्टाओं को हम बालकों जैसा सरल विश्वासी पाते हैं। निराला जी भी इसी परिवार के सदस्य हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम बालक लोग जो हैं, हम कैसा अपने आप को एक सरल विश्वासी हैं। मतलब बेसिकली हमें कोई बंदा बोलेगा तो हमें जल्दी यकीन हो जाएगा, जितना ज़्यादा हम बड़े होंगे उतना ज़्यादा हम लोग शक्की बनते जाएंगे, है ना। जैसे आप अभी छोटे हो तो आपको अगर कोई कुछ बोलेगा तो आप बहुत जल्दी विश्वास कर लोगे, लेकिन आप जैसे जैसे बढ़ोगे वैसे वैसे आप लोगों के मन में आएगा कि भाई हाँ यार इस टाइम पे तो मेरे साथ ये हो गया था, इस टाइम पे तो मेरे साथ ये हो गया था, है ना। तो आप हर बात पे शक करना शुरू कर दोगे। बट अभी कैसा, आप आसानी से भरोसा कर लोगे। तो निराला जी भी इसी परिवार के सदस्य, मतलब निराला जी भी ऐसे ही थे, इसीलिए उन्होंने जो वो डेथ वाली न्यूज़ थी उसको सच मान लिया था। किसी अन्याय के प्रतिकार के लिए उनका हाथ लेखनी से पहले उठ सकता है, ठीक है, अथवा लेखनी से अधिक कठोर प्रहार कर सकती है, पर उनकी आंखों की स्वच्छता किसी मलिन द्वेष में तरंगायित नहीं होती। ठीक है, मतलब बेसिकली कोई बंदा अगर ऐसा है जो गलत काम करता है तो उसके लिए उनके हाथ लिखने से पहले उठ सकते हैं। ठीक है, और कभी ऐसा होता है कि मतलब बेसिकली जो और लिखने से ज़्यादा प्रहार उनके हाथ कर सकते हैं। ठीक है, लेखनी हाथ से अधिक प्रहार कर सकते हैं, पर उनकी आंखों में कभी मलिन द्वेष में तरंगायित नहीं होता। ठीक है, उनकी आंखों की स्वच्छता जो है, मतलब वो बेसिकली जैसा फील करते लोगों के साथ, उसमें कभी नफरत नहीं दिखती। ठीक है, उनकी आंखों में कभी भी नफरती तरंगे नहीं आती। ठीक है, ओठों की खिंची हुई सी रेखाओं में निश्चय की छाप है, पर उनमें क्रूरता की भंगिमा या घृणा की सिकुड़न नहीं मिल सकती। मतलब बेसिकली उनके होठों में खिंची हुई सी रेखाएं, मतलब वह बेसिकली जो वो बोलते थे उसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा दृढ़ रहते थे, निश्चित रहते थे, कन्फर्म्ड रहते थे, उसकी छाप है। लेकिन उनमें कभी भी क्रूरता नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, कभी भी नफरत नहीं मिलेगी आपको बेसिकली। ओके,
निराला किसी से भयभीत नहीं, कभी वो किसी से डरते नहीं थे, अतः किसी के प्रति क्रूर होना उनके लिए संभव नहीं, मतलब किसी के भी कभी खिलाफ वो नहीं होते थे। उनके तीखे व्यंग की विद्युत रेखा के पीछे सद्भाव के जल से भरा बादल रहता है। ठीक है, मतलब बेसिकली उन्होंने अगर कोई मजाक किया तो उस मजाक में भी क्या रहता है, सद्भाव रहता है, कोई एक मैसेज रहता है। ठीक है, निराला जी विचार से क्रांतदर्शी और आचरण से क्रांतिकारी हैं। ठीक है, बेसिकली क्रांतिकारी मतलब बेसिकली जो रेवोल्यूशन लाए, जो चेंजेस लाए, ठीक है, वैसे हैं वो। और विचारों से कैसे, विचारों से क्रांतदर्शी मतलब एक दिशा दिखाने वाले, है ना। वे उस झंडे का सम्मान करते हैं, वे उस झंझा के समान हैं, ठीक है, जो हल्का वस्तुओं के साथ भारी वस्तुओं को भी उड़ा ले जाती है। वे उस झंझा के समान है जो हल्के वस्तुओं के साथ साथ भारी वस्तुओं को भी उड़ा ले जाती है। झंझा बेसिकली वो तूफान, ठीक है। उस मंद समीर जैसा नहीं जो सुगंध ना मिले तो दुर्गंध का भरा ही ढोता फिरता है। ठीक है, मतलब मंद समीर मतलब हल्की हवा। हल्की हवा कैसे, अगर सुगंध नहीं मिली तो वो दुर्गंध को उठा लेता है और अपने साथ ढोते रहता है, वैसे नहीं थे ये। ठीक है, जिसे वे उपयोग नहीं मानते उसके प्रति अनेक किंचित मात्र भी मोह नहीं, चाहे तोड़ने योग्य वस्तुओं के साथ रक्षा के योग्य वस्तुएं भी नष्ट हो जाएं। ठीक है, मतलब बेसिकली जिसे वो अपने उपयोग के लिए नहीं मानते थे उसके लिए कभी भी वो किंचित मात्र भी नहीं, मतलब थोड़ा भी वो मोह नहीं रखते थे, प्रेम नहीं रखते थे। चाहे तोड़ने वाली वस्तुओं के साथ साथ ना तोड़ने वाली वस्तुएं भी नष्ट हो जाए तो भी उनसे कोई फर्क उनको नहीं पड़ता था, अगर वो चीज़ें उपयोग की नहीं है तो। ठीक है, उनका विरोध द्वेष मूलक नहीं पर चोट कठिन होती है। ठीक है, उनका विरोध द्वेष मूलक नहीं पर चोट कठिन होती है, मतलब बेसिकली उनका जो विरोध मतलब जो बेसिकली क्या बोल सकते हैं उसको, अपोज करने का जो उनका तरीका था उसमें कोई नफरत नहीं थी। जैसे अगर मैं तुम्हारा अपोज कर रहा हूँ तो बेसिकली मैं तुम्हारे लिए उल्टे सीधे शब्द बोलूँगा, मैं तुम्हारे लिए नफरत की तरीके से, मतलब मैं तुमसे नफरत टाइप करूँगा, है ना। लेकिन ये जब अपोजिशन के खिलाफ बोलते थे, अपोज करते थे किसी भी चीज़ को, ठीक है, तो उसमें कोई भी नफरत इन्हें नहीं दिखती थी। इसके अतिरिक्त उनके संकल्प और कार्य के बीच में ऐसी प्रत्यक्ष कड़ियाँ नहीं रहती जो संकल्प के औचित्य और कर्म के सौंदर्य की व्याख्या कर सके। ठीक है, मतलब इसके अतिरिक्त उनके संकल्प और कार्यों के बीच में ऐसी कोई प्रत्यक्ष कड़ियाँ नहीं रहती जो संकल्प के औचित्य और कर्म के सौंदर्य की व्याख्या कर सके। ठीक है, संकल्प की औचित्य मतलब क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे कर्म के सौंदर्य मतलब उन्होंने जो काम किया है उसकी सुंदरता, और यहाँ पे संकल्प के औचित्य। ठीक है, मतलब उन्होंने जो भी अपना डिसीजन लिया वो प्रॉपर है या नहीं। औचित्य मतलब बेसिकली आप बोल सकते हो जस्टिफाई करना किसी चीज़ को। ठीक है, उसकी व्याख्या वो नहीं करते थे। उन्हें समझने के लिए जिस मात्रा में बौद्धिकता चाहिए उसी मात्रा में हृदय की संवेदनशीलता अपेक्षित है। ठीक है, मतलब जिस तरीके से जितना उन्हें समझने के लिए आपको दिमाग की ज़रूरत है उतनी ही दिल की भी ज़रूरत है। ऐसा संतुलन सुलभ ना होने के कारण उन्हें पूर्णता से समझ पाना मुश्किल है। ठीक है, मतलब बेसिकली अगर आप दिल और दिमाग दोनों से नहीं सोचोगे तो आप निराला जी के बारे में नहीं सोच पाओगे, नहीं समझ पाओगे निराला जी को। अगर आपको निराला जी के बारे में समझना है तो आपको बौद्धिक तरीके से भी सोचना होगा और आपको दिल की तरफ से भी सोचना होगा। हो सकता है कुछ चीज़ें आपके दिल को सही लगे, दिमाग को ना सही लगे, कुछ चीज़ें आपके दिमाग को सही लगें, दिल को ना सही लगें। ठीक है, तो ऐसे आपको दोनों से सोचना होगा। जैसे अगर एक दिल को सही लग रहा है कोई चीज़ तो हाँ वो सही है, कोई एक जो दिल को नहीं सही लग रहा है बट हाँ दिमाग को सही लग रहा है तो हाँ ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सोचना होगा वरना आप उनको समझ नहीं पाओगे। ऐसे दो व्यक्ति सब जगह मिल सकते हैं जिनमें एक उनकी नम्र उदारता की प्रशंसा करते नहीं थकता और दूसरा उनके उद्धत व्यवहार की निंदा करते नहीं थकता। ठीक है, मतलब बेसिकली एक बंदा है जो उनके अच्छे व्यवहार के लिए उनको मतलब तारीफ करते नहीं थकता, और दूसरा बंदा क्या है, दूसरा बंदा उनके क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, उद्धत। ठीक है, उद्धत व्यवहार मतलब बेसिकली आप बोल सकते हो थोड़ा र्यूड बिहेवियर टाइप। ठीक है, उसकी निंदा करते हुए नहीं हारता। बट यार अपनी अपनी सोच है, जो अपनी चोट के पार नहीं देख पाते वे उनके निकट पहुंच ही नहीं सकते। ठीक है, मतलब बेसिकली आपको अगर कोई एक चीज़ बुरी लग रही है तो आप उस चीज़ को थोड़ा गहराई में अगर नहीं समझोगे तो आप उन तक फिर पहुंच ही नहीं सकते। उनके विद्रोह की असफलता प्रमाणित करने के लिए उनके चरित्र की उजली रेखाओं पर काली तूली फेर कर प्रतिशोध लेते रहते हैं। मतलब बेसिकली उनका जो लाइफ है, उनका जो कैरेक्टर वो बहुत सही है, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती उन पे कुछ इल्ज़ाम लगाकर मतलब प्रतिशोध लेते रहते हो, बदला लेते रहते हो। प्रतिशोध मतलब बदला लेना, है ना। निराला जी के संबंध में फैली हुई भ्रांत किंवदंतियाँ
ठीक है, इसी निम्न वृत्ति से संबंध रखती हैं। ठीक है, बेसिकली जो उनकी लाइफ है उसमें वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कोई भी ऐसा वो काम नहीं करते जिससे मतलब उनके कैरेक्टर को कुछ खराब हो, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि भाई निराला जी के संबंध में फैली हुई भ्रांत किंवदंतियाँ इसी निम्न वृत्ति से संबंध रखती हैं। ठीक है, किंवदंतियाँ मतलब आप बोल सकते हो जैसे कोई एक बहुत ही महान कार्य हो। ठीक है, और बेसिकली यहाँ पे जो भ्रांत लिखा हुआ है, भ्रांत का मीनिंग होता है आप कह सकते हो जैसे कंफर्म ना होना। ठीक है, कंफ्यूज होना थोड़ा। ठीक है, तो इसी के संबंध में रहती हैं। मनुष्य जाति की नासमझी का इतिहास क्रूर और लंबा है। ऑब्वियसली मनुष्य नासमझ ही होता है ना, क्रूर, र्यूड है और लंबा है। प्राय सभी युगों के में मनुष्य ने अपने में श्रेष्ठता पर समझ में आने वाले व्यक्ति को छांट कर कभी उसे विष देकर, कभी सूली पर चढ़ाकर और कभी गोली का लक्ष्य बनाकर अपनी बर्बर मूर्खता के इतिहास में नए पृष्ठ जोड़े हैं। आपको भी पता है कि भाई जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी तो उस समय किस तरीके से फांसी वगैरह दे दी गई थी जो स्ट्रगल कर रहे थे फ्रीडम के लिए, है ना। और आप जैसे कई बार ऐसा होता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ आपके साथ ऐसा होता होगा क्योंकि आप अभी बच्चे हो, बट जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ोगे आप ऐसा पाओगे, मतलब अभी नहीं, जब आप जॉब करने लगोगे, पैसे कमाने लगोगे अपने टाइम पे, ठीक है, 30-35 साल की उम्र में, तो आप ऐसा पाओगे कि लोग आपसे बहुत जलेंगे। मुंह पे हो सकता है चापलूसी करें पैसों के लिए, किसी और चीज़ के लिए, लेकिन मैक्सिमम आप ऐसा पाओगे कि वो आने आने जलेंगे कि भाई आप श्रेष्ठ क्यों हो उस ग्रुप में। और पहले के टाइम पे ऐसा भी होता था कि जो श्रेष्ठ होता था उसके पीछे ही पड़े रहते थे लोग, कि जैसे आपने सुना होगा कि अकबर बीरबल के टाइम पे लोग बीरबल से काफ़ी ज़्यादा जला करते थे, है ना, क्योंकि अकबर ने उन्हें पहली बात तो मंत्री पद से काफ़ी ज़्यादा ऊंचा पद प्रदान कर रखा था, और उसके अलावा जो वहाँ पे बाकी लोग थे उनको इस बात का बुरा लगता था कि यार हम में क्या कमी है, हम में क्या दिमाग नहीं है। तो हमेशा वो लोग कुछ ना कुछ खिचड़ी पकाते रहते थे कि यार किसी तरीके से बीरबल को मात दे दी जाए, या बीरबल को नीचा दिखा दिया जाए, या बीरबल को विष दे दिया जाए, है ना। तो ये प्लानिंग वगैरह चलती रहती थी। तो यही सब क्या है, आप बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल पा सकते हो कि भाई जो उन बंदों से श्रेष्ठ होने जा रहा था उसे इन्होंने नीचे कर दिया या ख़त्म ही कर दिया, है ना। तो ऐसे बहुत सारे पृष्ठ मतलब पेजेस, नए नए पन्ने जुड़ते रहते हैं, और ये करके वो कोई महान नहीं साबित करते खुद को, इससे वो खुद को मूर्ख ही साबित करते हैं, परिणाम देते बेसिकली अपनी मूर्खता का। ठीक है, प्रकृति और चेतना ना जाने कितने निष्फल प्रयोगों के उपरांत ऐसे मनुष्य का सृजन कर पाती है जो अपने स्रष्टाओं से श्रेष्ठ होने पर उसके सजातीय ऐसे अद्भुत सृजन को नष्ट करने के लिए इससे बड़ा कारण खोजने की भी आवश्यकता नहीं समझते कि वह उनकी समझ के परे है अथवा उसका सत्य इनकी भ्रांतियों से मेल नहीं खाता। ठीक है, मतलब बेसिकली ये समझ में नहीं आता कि भाई अगर कोई बंदा आपसे ज़्यादा डोमिनेटिंग है तो फिर उसके खिलाफ ऐसी साजिश क्यों करना, है ना, ऐसा अद्भुत सा कार्य क्यों करना, ऐसा अद्भुत सृजन को नष्ट क्यों करना। ठीक है, करने के लिए इतना बड़ा कारण खोजना, इससे बड़ा कारण खोजना कि इससे बड़ा कारण खोजने की भी आवश्यकता नहीं समझते कि वह उनकी समझ के परे है अथवा उसका सत्य इसकी भ्रांतियों से मेल नहीं खाता, उसका जो बातें हैं, उसकी जो बातें वो इनके थॉट्स से मेल नहीं खाता, है ना। तो कैसा ये प्लानिंग कर लेते हैं कि भाई क्या करूं मैं, इसको किस तरीके से नीचा दिखा दूं, इसको किस तरीके से ख़त्म कर दूं, ये सब प्लानिंग करने लगते हैं। वो ये नहीं समझते कि भाई वो बंदा जो कर रहा है वो हमारे समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, भ्रांति मतलब बेसिकली आप बोल सकते हो मिसकंसेप्शंस। तो उनके खुद के कुछ मिसकंसेप्शन होते हैं, और जो एक बंदा डोमिनेटिंग होता है उसका जो सत्य होता है वो इनके समझ में आता नहीं, इनके समझ के तो वो परे है, तो इसलिए ऐसी घटिया चीज़ें वो करते हैं। निराला जी अपने युग के विशिष्ट प्रतिभा हैं, अतः उन्हें अपने युग का अभिशाप झेलना पड़े तो आश्चर्य नहीं। मतलब बेसिकली अपने सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ तो वही हैं उस ग्रुप के, तो सेम चीज़ अगर उनके साथ हो तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। बेसिकली यहाँ पे ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि सूली पर चढ़ा दिया जाए या जहर दे दिया जाए, मतलब बेसिकली उनकी आलोचना करना। जैसे आपने देखा होगा कि भाई यूट्यूब पर कोई फेमस हो रहा है बहुत ज़्यादा तो उसका कुछ ना कुछ आलोचना हो ही जाता है मोस्टली, है ना। तो ये सब करते हैं यार लोग, है ना। मतलब बेसिकली जैसे मैं बेसिकली यहाँ पे PW को रिफ़र कर रहा हूँ और किसी को मत समझना। बाकी अगर कोई छपरी फेमस हो रहा है और उसकी आलोचना हो रही है तो उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, ठीक है। MC स्टैन वगैरह, ठीक है। तो जैसे अभी PW फेमस हो गया काफ़ी ज़्यादा, तो डेली कुछ ना कुछ आलोचनाएं होती रही। टीचर कोई छोड़ के चला गया, कुछ हो गया, ठीक है, बहुत सारी आलोचनाएं होती रही।
क्यों? क्योंकि वो फेमस हो गए, तो वो अभिशाप झेलना पड़ता है बेसिकली फेमस होने का, जो कि एक साइन है कि भाई आप अब बहुत ज़्यादा सफल हो चुके हो, कि लोग आपको नीचा दिखा रहे हैं। ठीक है, उनके जीवन के चारों ओर परिवार का वह लौसार घेरा नहीं है जो व्यक्तिगत विशेषताओं पर चोट भी करता है और बाहर की चोटों के लिए ढाल भी बन जाता है। ठीक है, मतलब बेसिकली उनके जीवन के चारों ओर परिवार का वह लौसार घेरा नहीं, परिवार का वो उनके जीवन में घेरा नहीं है जो बेसिकली उनके व्यक्तिगत विशेषताओं पर चोट भी करे और साथ ही में बाहर की चोटों के लिए एक ढाल भी बन जाए। ठीक है, उनके निकट माता, बहन, भाई आदि के कोंबल उनके लिए पत्नी वियोग के पतझड़ बन गए हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली उनकी लाइफ में क्या, उनकी लाइफ में शादी उनकी नहीं हुई है और उनकी लाइफ में वाइफ नहीं है। ठीक है, आर्थिक कारणों से उन्हें अपनी मातृहीन संतान के प्रति कर्तव्य निर्वाह की सुविधा भी नहीं दी। आर्थिक कारणों के कारण उन्हें अपनी मातृहीन संतान के प्रति कर्तव्य निर्वाह की सुविधा भी नहीं दी। ठीक है, मातृहीन मतलब क्या होता है यहाँ पे, मतलब बेसिकली जैसे बिन माँ के बच्चे बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे अभी वो बच्चे हैं तो समझ लो कोई पड़ोसी का बच्चा है या फिर कोई अनाथ है, तो उसे इन्होंने अगर अपना संतान मान लिया तो उसकी सुविधा का निर्वाह करने के लिए भी इनके पास आर्थिक पैसे नहीं थे। ठीक है, पुत्री के अंतिम क्षणों में वे निरुपाय दर्शक रहे और पुत्र को उचित शिक्षा से वंचित रखने के कारण उसकी उपेक्षा के पात्र बने। ठीक है, मतलब बेसिकली पुत्री के आखिरी समय में यह सिर्फ दर्शक बन के रह गए, मतलब बेसिकली उसके लिए कुछ कर नहीं पाए और पुत्र के लिए मतलब पुत्र ने इनको हमेशा इग्नोर किया क्योंकि यह उसे उचित शिक्षा नहीं दे पाए। अपने प्रतिकूल परिस्थितियों से उन्होंने कभी ऐसी हार नहीं मानी जिसे सह बनाने के लिए हम समझौता करते हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली उन्होंने अपनी जो लाइफ चल रही थी उसमें जो भी प्रतिकूल, जो अपोजिट परिस्थितियां चल रही थी उसमें कभी इन्होंने हार नहीं मानी, जिसे सही करने के लिए हम समझौता कर लेते हैं अपनी लाइफ से कि भाई चल ठीक है, अगर ये नहीं हो रहा है तो ये कर लेते हैं। बट इन्होंने हार नहीं मानी, ये क्यों नहीं हो रहा है मैं यही करूँगा। समझ रहे हो, जैसे मतलब आपकी लाइफ आपको अलाउ नहीं कर रही है कि आप किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर पाओ, तो आप उसे छोड़ के किसी छोटे एग्जाम की तैयारी करने लगते हो, तो आप बेसिकली कैसे हो, एक नॉर्मल हो। बट ये कैसे थे, मुझसे कैसे नहीं होगा बड़ा एग्जाम, मैं फिर भी करूँगा, तो बेसिकली ये वैसे थे। ठीक है, स्वभाव से उन्हें यह निश्चल वीरता मिली है जो अपने बचाव के प्रयत्न को भी कायरता की संज्ञा देती है। ठीक है, मतलब ये अपने आप को जब बचाया करते थे, अपने आप को बचाने का जो प्रयत्न करते थे उसको भी ये कायरता की संज्ञा देती है। ठीक है, मतलब बेसिकली उनका जो स्वभाव था वो इतना निश्चल था, निश्चल वीरता मिली है जो अपने बचाव के प्रयत्न को भी कायरता का संज्ञा मतलब नाउन, बेसिकली नाम। ठीक है, अगर वो अपने आप को बचा रहे हैं परिस्थिति से तो उसको भी क्या, कायरता का नाम दिया जाता था। ठीक है, उनकी राजनैतिक कुशलता नहीं, वह तो साहित्य की एक निष्ठता का पर्याय है। ठीक है, छल के व्यूह में छिपकर लक्ष्य तक पहुंचने को साहित्य लक्ष्य प्राप्ति नहीं मानता, जो अपने पथ को सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बाधाओं को चुनौती देता हुआ, सभी आघातों को हृदय पर झेलता हुआ लक्ष्य तक पहुंचता है। ठीक है, मतलब बेसिकली छल के व्यू मतलब जहाँ पर आपके साथ सब छल करना चाहें, ठीक है, उसमें लक्ष्य तक पहुँचने के लिए साहित्य लक्ष्य प्राप्ति नहीं मानता जो, ठीक है, अपने पथ में सभी प्रत्यक्ष हो अप्रत्यक्ष हो सारी बाधाएं, सारे चैलेंजेस, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारे चैलेंजेस, सभी आघातों को हृदय पर झेलता हुआ, सारे जो चोट लग रहे हैं दिल पर उसे झेलता हुआ वो आगे बढ़ता जाए। ठीक है, उसे हम लोग उसी को युग अस्त्रष्टता साहित्यकार कह सकते हैं। ठीक है, बेसिकली उस युग का सबसे बड़ा साहित्यकार हम उसे ही कह सकते हैं, और निराला जी ऐसे ही विद्रोही साहित्यकार हैं। निराला जी बिल्कुल ऐसे ही साहित्यकार हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेला। जैसे बेसिकली आप निराला जी को आराम से क्रिटिसाइज कर सकते हो कि यार वो अपने बेटी के अंतिम समय पे कुछ कर नहीं सके। ठीक है, पता नहीं यहाँ पे ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है, मे भी कुछ रोग हुआ हो जिसका वो इलाज ना करवा पाए हों। ठीक है, उनके बेटे को उचित शिक्षा नहीं दे सके, तो उन्हें ट्रोल करना बहुत आसान है, क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है कि यार वो जो अपने बच्चों के इलाज नहीं करवा पाए थे, ऐसा बोल सकते हैं लोग, है ना। लेकिन आप दूसरे पहलू को नहीं देख रहे हो कि उन्होंने बाकियों के लिए क्या किया। ठीक है, बट फिर यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि जो अपनों के लिए नहीं किया उससे क्या फ़ायदा। नहीं, देखो ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपको सही से सब कुछ समझना चाहिए। खैर आगे पढ़ते हैं। जिन अनुभवों के दंशन का विष साधारण मनुष्य की आत्मा को मूर्छित करके उससे सारे जीवन का विषाक्त बना देता है,
उसी से उन्होंने सतत जागरूकता और मानवता का अमृत प्राप्त किया है। मतलब जो चैलेंजेस एक साधारण मनुष्य की आत्मा को मूर्छित, ठीक है, करके उसके सारे जीवन को विषाक्त बना देते हैं। मतलब बेसिकली एक नॉर्मल इंसान के साथ क्या होता है कि भाई अगर एक नॉर्मल इंसान के जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है तो क्या होगा, उसका जीवन बहुत ज़्यादा विषाक्त बन जाएगा। विषाक्त मतलब टॉक्सिक, ठीक है, जहरीला बन जाएगा उसका पूरा जीवन, ठीक है। और कैसा, मतलब जैसे आपकी लाइफ में एक प्रॉब्लम आई, 2 प्रॉब्लम आई, 3 प्रॉब्लम आई, तो आपको खुद लगने लगता है यार ये क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो साधारण मनुष्य की आत्मा को मूर्छित, मूर्छित मतलब अनकॉन्शियस, ठीक है, अनकॉन्शियस मतलब बेसिकली उसमें कोई जान ही ना बची हो जैसे, वैसा करके उसके जीवन को एकदम विषाक्त टॉक्सिक बना दे, ठीक है। उसी से, जबकि उनकी लाइफ में ये सब हुआ तो उन्होंने क्या किया, उसी जीवन से उन्होंने अमृत प्राप्त किया। मतलब उसी जीवन को जी के उन्होंने उस पर जीत हासिल की। उनके जीवन पर संघर्ष के जो आघात हैं वे उनकी हार के नहीं, शक्ति के प्रमाण पत्र हैं, ठीक है। उनके संघर्ष जो हैं, उनके संघर्ष में जो भी आघात हैं, ठीक है, वे उनकी हार के नहीं, ऐसा नहीं कि वो उनसे हार गए, बल्कि वे उनकी वीरता का प्रमाण है, वे उनकी शक्ति का प्रमाण है, ठीक है। और आघात मतलब क्या होता है, बेसिकली जो घाव हैं, ठीक है, स्ट्रोक्स आप बोल सकते हैं, जो भी उन्हें घाव लगे हैं उस लाइफ में, संघर्ष में, ठीक है। उनकी कठोर श्रम, गंभीर दर्शन और सजग कला की त्रिवेणी न अछोर मरु में सूखती है, न अकुल समुद्र में अस्तित्व खोती है। जीवन की दृष्टि में से निराला जी किसी दुर्लभ सीप में ढले सुडौल मोती नहीं है, जिसे अपनी महार्घता का साथ देने के लिए स्वर्ण और सौंदर्य प्रतिष्ठा के लिए अलंकार का रूप चाहिए, ठीक है। मतलब बेसिकली ये उस मोती की तरह नहीं है जो सीप में जाकर एक आकार ले, उसके बाद अलंकार वगैरह स्वर्ण वगैरह चढ़ाया जाए और फिर उसके बाद उसका एक सौंदर्य खिले, वैसे नहीं है वो। वे तो अनपढ़ पारस के भारी शिलाखंड हैं, वह जहाँ है वहाँ उसका स्पर्श सुलभ है, ठीक है। वे तो अनपढ़ पारस के भारी शिलाखंड हैं, ठीक है। पारस मतलब क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे पारस मतलब आप जैसे कि कैसे कह सकते हैं हम लोग इसको, चलो ठीक है, ठीक है, चलो ऐसा समझ सकते हो आप लोग, जैसे मतलब शिलाखंड मतलब पत्थर होता है, एक बड़ा पत्थर, ठीक है। बेसिकली वो एक अनपढ़ पारस के भारी पत्थर हैं, वह जहाँ है वहाँ स्पर्श सुलभ है, ठीक है। यदि स्पर्श करने वाले में मानवता के लोहे परमाणु हैं तो किसी और से भी स्पर्श करने पर वह स्वर्ण बन जाएगा, ठीक है। अगर बंदे के अंदर ऐसा कुछ है, उसके विचार अगर अच्छे हैं, तो कोई और अगर उसे छुएगा तो वो भी सोना बन जाएगा। पारस की अमूल्यता दूसरों का मूल्य बढ़ाने में है, ठीक है। पारस की अमूल्यता कहाँ पर है, दूसरों का मूल्य बढ़ाने में है, ठीक है। तो यहाँ पे निराला जी को क्या कहा गया है, पारस का एक भारी पत्थर कहा गया है, ठीक है। पारस मतलब बेसिकली आप बोल सकते हो जैसे कि वही हो गया यार, ठीक है, एक पत्थर, ठीक, जो कि एक स्वर्ण समान हो, ठीक है। मतलब बेसिकली यह एक ऐसा पत्थर है जो एक मेटल को, नॉर्मल लोहे को सोने में कन्वर्ट कर देता है, यह होता है पारस। मतलब ऑब्वियसली ये काल्पनिक ऐसा कुछ तो होता नहीं है ना, लेकिन ऐसा एक पत्थर माना गया, मतलब वो पारस पत्थर है जो कि एक नॉर्मल लोहे को सोने में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो वो ऐसे हैं जिनको आपको छूना पॉसिबल है, लेकिन अगर आप छूने वाले इंसान के अंदर मानवता है, छूने वाले इंसान के अंदर मानवता है, तो वो लोहे के परमाणु को भी किसी भी सोने में कन्वर्ट कर देंगे। और पारस की अमूल्यता यही है कि वो दूसरे को सोने में कन्वर्ट कर सकता है, खुद चाहे जैसा हो, ठीक है। उसके मूल्य में ना कोई कुछ जोड़ सकता है ना घटा सकता है। पारस की मूल्यता में क्या घटाओगे तुम, वह एक ऐसा पत्थर है जो नॉर्मल पत्थर को सोने में कन्वर्ट कर देता है। तो उसकी अमूल्यता यही है ना कि दूसरे को सोना बना देता है, या उसकी अमूल्यता उसके खुद में है ना, उसके खुद के अंदर कोई अमूल्यता नहीं है, बल्कि उसकी अमूल्यता यह है कि वो दूसरों को बदल देता है, बहुत अच्छा कर देता है। अब इसमें ना तो तुम उसके अंदर कुछ ऐड कर सकते हो, ना ही कुछ सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। आज हम दंभ और स्पर्धा, अज्ञान और भ्रांति की ऐसी कुहेलिका में चल रहे हैं जिसमें स्वयं को पहचानना तक कठिन है। मतलब आज हम, सही बात है यार, आज हम ऐसे जीवन में आ चुके हैं जहाँ पर हम खुद को नहीं पहचान पाते कि यार मुझे क्या चाहिए, मेरे लिए क्या सही है, मैं कैसा हूँ, मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मैं क्या सही कह रहा हूँ, है ना। सहयात्रियों को यथार्थता में जानने का प्रश्न नहीं उठता, ठीक है।
साथ में जो हमारे साथ चल रहे हैं उनको जानने के लिए हमारे मन में कोई प्रश्न नहीं आता, हम अपनी लाइफ में इतने बिजी हो चुके हैं। पर आने वाले युग इस कलाकार की एकाकी यात्रा का मूल्य आंक सकेंगे। ठीक है, आने वाले युग में अगर वो इस मतलब बेसिकली अगर मैं अपनी तरफ से लगा रहा हूँ, क्योंकि इस टाइम तो ऐसा आ चुका है कि भाई लोग बुक्स पढ़ना छोड़ रहे हैं ना, फालतू लोगों में लोग ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं ना, इंटरनेट वगैरह ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इनकम के लिए नहीं यूज़ कर रहे हैं कि कोई बुक पढ़ी जाए। बट अगर वो आने वाले युग में इन्हें पढ़ते हैं तो इनके मूल्य को वो आंक सकेंगे। आंक मतलब मेज़र कर सकेंगे, नाप सकेंगे, जिसमें अपने पैरों की चाप तक आंधी में खो जाती है। ठीक है, निराला जी के साहित्य की शास्त्रीय विवेचना तो आगामी युगों के लिए सुकर रहेगी, पर उस विवेचना के लिए जीवन की जिस पृष्ठभूमि की आवश्यकता होती है उसे तो उनके समकालीन ही दे सकते हैं। ठीक है, मतलब निराला जी के जो साहित्य हैं वो हमेशा युगों युगों तक ऐसे ही रहेंगे, पर उनसे जो विवेचनाएं हैं जीवन की, ठीक है, उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो तो समकालीन खुद ही उनके समकालीन ही दे सकते हैं। ठीक है, समकालीन मतलब उनके समय के जो लोग थे, ठीक है, वो ही दे सकते हैं। साहित्य के नवीन युगपथ पर निराला जी की अंक संस्कृति गहरी और स्पष्ट, उज्ज्वल और लक्ष्यनिष्ठ रहेगी। इस मार्ग के हर फूल पर उनके चरण का चिन्ह और हर शूल पर उनके रक्त का रंग है। संस्मरण संग्रह से मतलब बेसिकली साहित्य के नवीन युग पर आज जो हम नए ज़माने में चल रहे हैं उसमें निराला जी की अंक जो है, संस्कृति जो है वो गहरी और स्पष्ट, उज्ज्वल और लक्ष्यनिष्ठ रहेगी। गहरी और स्पष्ट मतलब एकदम डीप और क्लियर रहेगी। उज्ज्वल और लक्ष्यनिष्ठ मतलब एकदम उज्ज्वल मतलब क्या, ब्राइट, और लक्ष्यनिष्ठ मतलब दृढ़ टारगेट। ठीक है, जो भी उनका डिटर्मिनेशन है वो टारगेट के साथ दृढ़ रहेगा, मतलब जो भी आपने टारगेट बनाना है उसके साथ डिटर्मिनेशन रहेगा। और इस मार्ग के हर फूल पर उनके चरण का चिन्ह होगा और इस मार्ग के हर एक शूल पर उनके रक्त का रंग होगा। ठीक है, बेसिकली शूल मतलब क्या होता है, शूल मतलब तो आप जानते होंगे, शूल मतलब फॉर्क टाइप है ना, वेपन टाइप आप बोल सकते हो, तो हर एक भाला आप बोल सकते हो ना शूल, तो उस पर उनके रक्त का रंग होगा। तो बेसिकली इस चैप्टर में दोस्तों देखो, चैप्टर थोड़ा लेंदी था, मैं मानता हूँ थोड़ा बोरिंग हो गया। अच्छा, यहाँ पे थोड़े शब्दार्थ देख लिया जाए। ठीक है, बुक्कड़ मतलब जिसके पास कुछ ना हो, कंगाल। ठीक है, ऑर्डर दानी मतलब अत्यंत दान करने वाला। अक्षुण मतलब अखंडित। लौसार मतलब लोहे का कटघरा। अछोर मतलब ओर छोर रहित, असीम, ठीक है, जिसकी कोई बाउंड्री ना हो। महार्ग मतलब बहुमूल्य। कुहेलिका मतलब कोहरा धुंध। नापित मतलब नाई। मधुकरी मतलब भोजन की भिक्षा। ठीक है, वही मैंने जो बोला, भीख मांगना। ठीक है, डील डॉल मतलब कद काठी, अच्छी कद काठी वाला। कोम्पल मतलब नई पत्ती। ठीक है, अकुल मतलब बिना किनारे वाला। अनपढ़ मतलब जिससे व्यवस्थित गाढ़ा ना गया हो। ठीक है, जिसे व्यवस्थित गढ़ा ना गया हो। अनगढ़, ऑब्वियसली अनगढ़ मतलब जो सही से गढ़ा ना हो। ठीक है, गढ़ना मतलब क्या, शेप देना। ठीक है, अच्छा प्रॉपर करना उसको। संस्कृति मतलब संसार, सृष्टि। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर में महादेवी वर्मा जी ने इनके कैरेक्टर को दर्शाया था बहुत सारी चीज़ों से। जब चैप्टर शुरू हुआ तो उन्होंने कुछ लाइंस बोली थी, है ना, निराला भाई के बारे में, कि उनका जो छाप है वो अभी तक सूख नहीं पाया है तो वो ख़त्म कैसे होगा, है ना। इस तरीके से उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और उसके बाद ये कहानी शुरू हुई कि भाई राखी क्यों नहीं बांधी आपने, और इस क्वेश्चन को शायद पूछना लिखा ही था, इसलिए उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा, बातें शुरू हुई और पूरी कहानी लिख दी गई। कहानी के शुरू में बताया गया कि किस तरीके से वो अपना 300 रुपये का बजट नहीं संभाल पाते, इतना दान करते थे, है ना। फिर कहानी और आगे बढ़ी तो ये पता चला वो मेहमान नवाजी कैसे करते थे। फिर कहानी और आगे बढ़ी तो ये पता चला कि भाई वो किस तरीके से दूसरों के जीवन में मतलब हमेशा अपना जो दान था वो करने के लिए रेडी रहते थे, है ना। और फिर उनकी जो गरीबी वगैरह की कहानियाँ थी वो यहाँ पे दिखाई गई कि भाई किस तरीके से उन्होंने अपना जीवन व्यापन किया, है ना। तो बेसिकली यही सब था इस चैप्टर में। और आगे जो था, ठीक है, और जो सुमित्रा नंदन जी की जो डेथ हुई थी, मतलब फेक न्यूज़ जो थी डेथ की, उसके लिए किस तरीके से वो चिंतित हुए थे। और उसके बाद फिर उनकी जो गरीबी का जो जीवन था, ये हमारे सेकंड पार्ट में जो था ये हमने दर्शाया कि किस तरीके से उनके बेटे के साथ, बेटी के साथ जो भी हुआ, मतलब वो किस तरीके से अपने बेटों बेटी के लिए उतना नहीं कर पाए। ठीक है, बाकियों की सहायता की, हमेशा खुद भी कुछ अपने लिए नहीं कर पाए, है ना, किस तरीके से उनके विचार थे। तो बस एक रेखा चित्र है ये, मतलब एक व्यक्ति के बारे में दर्शाया गया है निराला भाई में। ये मुझे पता है चैप्टर थोड़ा बोरिंग है, लेकिन अब एक बार आपने लेक्चर सुन लिया तो आपको समझ में आ गया होगा कि कहानी में बेसिकली है क्या। तो आपसे अगर इसमें कोई भी लॉन्ग आंसर पूछेगा तो आप आई होप लिख सकोगे। जैसे आपसे पूछ लिया गया कि मतलब निराला जी के बारे में
आप क्या सोचते हैं अपने शब्दों में लिखिए। तो आपको वही लिखना है कि भाई वो निर्धनता से अपने जीवन का व्यापन करते थे और कभी भी वह अपने पुरस्कार में मिले हुए पैसों को खुद पर खर्च करना अनुचित समझते थे। ठीक है, कभी भी अगर उन्होंने किसी का विद्रोह किया, किसी का उन्होंने विरोध किया, तो उस विरोध में कभी भी उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया, कभी भी उनके विरोध में वो नफरत नहीं दिखी। ठीक है, फिर भी उन्होंने विरोध किया। उनके शब्दों में वो शब्द उनके खतरनाक नहीं होते थे, लेकिन फिर भी उन शब्दों का गहरा असर होता था, है ना। तो ऐसे आप लोग लिख सकते हो। तो बेसिकली एक बार आप लोग रीड भी कर लेना चाहिए था, क्योंकि चैप्टर थोड़ा लेंदी था, 2 पार्ट हो गया, वरना ठीक था। ठीक है, चलिए अगले लेक्चर में मिलेंगे, तो हम पढ़ेंगे सच हम नहीं सच तुम नहीं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।